दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई भी बंदा अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे दोस्तों ये लेक्चर देखने से पहले या इस लेक्चर को देखने के बाद वह 3 लेक्चर को आप लोग बिल्कुल कंप्लीटली देख लेंगे। और हाँ, सुबह को 7 बजे और शाम को 7 बजे जो लाइव क्लासेस है इसमें मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग लाइव क्लासेस को मेरे दोस्तों देखना ना भूले। फाइनली मेरे भाई आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे शेर सरनियों कि हमारा अंडरस्टैंडिंग भारत एक ऐसी पेपर है जिस पेपर में आप ठोक के दावा कर सकते हैं कि सर हम 50 में 50 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दिल और दिमाग के साथ आपको तैयार होना होगा। आइए सर बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे रसगुल्ला कहा गया है क्या, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किस समकालीन सभ्यता से था। अब जो हमारा हड़प्पा सभ्यता पढ़ पढ़ के बूढ़ा हो चुके हैं भाई, हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ सर। तो हड़प्पा सभ्यता जो थे ना सर वो किस देश के साथ व्यापारिक संबंध था, तो बोलेंगे सर मेसोपोटामिया। क्या रसगुल्ला, तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया। एक बात और याद रखिएगा, मेसोपोटामिया 2 नदी के बीच के भाग को कहा जाता है। क्या सर, मेसोपोटामिया 2 नदी के बीच के भाग को कहा जाता है जो दोस्तों हमारा ईरान में स्थित है, यानी हमारा दजला और फरात नदी। क्या बोलेंगे सर, दजला और फरात नदी के किनारे हमारा मेसोपोटामिया सभ्यता स्थित है। दूसरी बात याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस देश के साथ नहीं था, बोलेंगे सर हमारा चीन के साथ। क्या बोलेंगे सर, मुस्कुरा कर बोलिए, तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर बी। अगला मौर्य काल, सबसे पहले जानिए मौर्य काल की स्थापना किसने किया था, तो चिल्ला चिल्ला के मैं आप लोगों को बताया था, एप्लीकेशन वाले याद कीजिए, है ना भाई। मैं रट्टा लगाने वाला टीचर से नहीं कि आपको मैं बोलूंगा कि आप रट्टा लगाइए। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक, क्या भाई सुन रहे हैं ना, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त करके हरा के उन्होंने हमारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। और मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार का बेटा का नाम था अशोक। अरे यही तो अशोक था जिन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध करवाया था। क्या सर, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध करवाया था और कलिंग युद्ध के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। साथ ही साथ याद रखेगा उनको राज्याभिषेक कब मिला, 268 ईसा पूर्व। क्या बोलेंगे सर, 268 ईसा पूर्व में। खैर आपसे यहां पे पूछा गया कि मौर्य काल में राजकीय भूमि से होने वाले आय को क्या कहा जाता है। भूमि से जो हमें इनकम होता था ना भाई, ये भूमि से जो हमें इनकम मिलता था, ये आपसे पूछा गया है कि इनकम को क्या कहा जाता था, बोलेंगे सर सीता। क्या बोलेंगे सर, हमारा सीता आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आपके स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में व्यापारी और शिल्पकारों के संघ यानी गाइल्ड्स को क्या कहा जाता था, जो आप सभी को पता होगा कि प्राचीन काल में क्या था भाई, व्यापार होता था और हमारे शिल्पकार थे। तो प्राचीन काल में व्यापार और शिल्पकारों को दोस्तों समूह को क्या बोलते थे, श्रेणी। क्या बोलते थे दोस्तों, हमारे सीरीज। क्या, श्रेणी, सीरीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, दिल्ली सल्तनत के दौरान इक्ता प्रणाली। अब रट्टा थोड़े ना लगाना भाई, इल्तुतमिश। अरे भाई जानिए कि आखिर हमारा इक्ता प्रणाली क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इक्ता प्रणाली का अर्थ क्या है, तो टुकुर टुकुर मुंह भालने से थोड़े ना होगा मेरे दोस्त, आपको ज्ञान लेना होगा, आपको नॉलेज लेना होगा। इक्ता प्रणाली क्या है, तो मेरे भाई आज हम घर में किसी को नौकर रखते हैं तो उनको नौकर के बदले में पैसा देते हैं, यस या नो। लेकिन उस जमाने में, किस जमाने में, अरे इल्तुतमिश के जमाने में मेरे दोस्तों वो नौकरों को ना पैसा नहीं देते थे। तो क्या देते थे सर, पैसा नहीं देते थे तो बताएंगे सर इक्ता प्रणाली। सर इक्ता प्रणाली के बारे में नहीं समझ में आ रहा है। इक्ता प्रणाली का मतलब होता है क्या भाई, तो इक्ता प्रणाली का मतलब होता है क्या, भूमि के एक टुकड़ा। जाओ रे भाई, तू मेरा काम क्या है ना, मैं तो पैसा नहीं दे पा रहा हूं, जाओ ये जमीन तेरे नाम को कर दिया, क्या ये जमीन आपका हो गया, जाओ। इक्ता प्रणाली इसी को कहा जाता है। ये हमारे इल्तुतमिश के जमाने में था। रट्टा मत लगाए प्लीज, समझिए चीजों को, ठीक है। मुगल शासन अकबर द्वारा शुरू की गई दशहरा प्रणाली के संबंध किसे थे। आपसे सबसे पहले तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दशहरा प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो बताएंगे सर हमारा अकबर। अरे बाप रे बाप, यही तो अकबर था दोस्तों, मुगल वंश के संस्थापक। यही तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर है ना भाई। क्या बोलेंगे सर, बाबर। याद रखिएगा रसूलुल्लाह, क्या बोलेंगे सर, बाबर। और हाँ, बाबर का ट्रिक कभी मत भूलिएगा मेरे भाई, बाबर का ट्रिक। पानी पिया खाना खाया, चांद देखा घर गया मर गया। पानी पिया से पानीपत का युद्ध, क्या सर,
पानी पिया से पानीपत का युद्ध, पानी पिया खाना खाया से खानवा का युद्ध, क्या बोलेंगे सर, खानवा का युद्ध, पानी पिया खाना खाया, चांद देखा से चंदेड़ी का युद्ध, क्या बोलेंगे सर, चंदेड़ी का युद्ध, चंदेड़ी के बाद क्या बोले सर, घर गया, घ से घगरा का युद्ध, क्या बोलेंगे सर, घगरा का युद्ध। और 1530 में दोस्तों फाइनली उनकी मृत्यु हो जाता है भाई, क्या बोलेंगे सर, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाता है। पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया, पानीपत का युद्ध, उसके बाद हमारा पानी पिया खाना खाया, खाना से खनवा का युद्ध, चंदेड़ी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और मर गया मेरे दोस्तों, कौन, हमारा बाबर। तो अब मुगल प्रशासन का अकबर द्वारा शुरू की गई दाखिला प्रणाली यह भू राजस्व व्यवस्था थी भाई, क्या बोलेंगे सर, हमारे एक प्रकार का भू राजस्व व्यवस्था थी। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, मुगल काल में भारत का कौन सा उद्योग विश्व प्रसिद्ध था, मतलब मुगल काल में वो कौन सा उद्योग था जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, तो बोलेंगे सर सूती वस्त्र उद्योग, क्या बोलेंगे सर, सूती वस्त्र का नाम याद रखेगा सूरत गुजरात, क्या बोलेंगे सर, सूरत गुजरात। अगला 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, अरे कॉर्नवालिस कोड इसी को बोलते भाई, ठीक है, बंगाल में शुरू की गई अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बना गया, तो अब सबसे पहले जानिए 1793 में कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात जानेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने अस्थाई बंदोबस्त को शुरू किया था, कब शुरू किया था, तो 1793 को शुरू किया था। इसका मतलब होता है जमींदार, क्या बोलेंगे सर, इसका भूमि किसका स्वामी था भाई, तो बोलेंगे सर जमींदार का, किसका मेरे भाई, तो बोलेंगे सर जमींदार का। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपि और कुटीर उद्योग मतलब छोटा सा उद्योग, और हस्तलिपि का मतलब होता है दोस्तों हाथ से बनाना, ठीक है, कहा जाता है कि कुटीर उद्योग के पतन की घटना को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे सर विऔद्योगीकरण, क्या सर, विऔद्योगीकरण। मतलब क्या है भाई कि छोटे छोटे उद्योगों को समाप्त करके बड़का सा उद्योग बनाना है भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन है सर भारत में रेलवे की शुरुआत का एक प्रमुख ब्रिटिश उद्देश्य क्या था, भारत में रेल लाइन शुरू किया था, आप सभी को पता होगा दोस्तों 1853 को हमारा मुंबई टू ठाणे के बीच में दोस्तों चलाया गया था भाई, कब, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, है ना। आप लोग सोचते हैं कि सर जो क्वेश्चन हुआ दिखा रहे हैं ना सर, शायद यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, इतना आसान नहीं है भाई, ये कोई ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं है कि जो आप पढ़ लेंगे वही पेपर में आ जाए। मेरे भाई आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो एक्सप्लेनेशन करता हूं, जो मैं पोस्टमार्टम करता हूं, इस क्वेश्चन पे आप लोग ज्यादा से गौर किया कीजिएगा। यकीन दिलाता हूं मेरे दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगी। शर्त है यही कि आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, सारे चीजों को समझना पड़ेगा। सिर्फ रट्टा लगाने से आप सोचेगा कि इस क्वेश्चन को हम रट्टा लगा ले और मेरा मंजिल पार हो जाए, इतना आसान नहीं है मेरे भाई, ठीक है। खैर आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो भारत में रेल लाइन बिछाने का क्या कारण था, तो बताएंगे सर कच्चा माल को बंदरगाह मतलब क्या सर, समुद्र के तट पर जो समुद्री जहां आकर रुकती है उसको बंदरगाह बोलते हैं। तो कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने और सेना का आवागमन सुगम बने, इसके लिए दोस्तों शुरू किया गया था इंग्लैंड ने, किसने, अंग्रेजों ने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, सेमेस्टर 2 का जो क्लासेस है वो 15 मई से शुरू होने जा रहा है मेरे दोस्तों। इस बार का जो सेमेस्टर 2 का जो क्लासेस होगी वो बीबीएम का यूनिवर्सिटी का स्पेशल क्लास चलेगा, ठीक है। 15 मई से मेरे दोस्तों आपका क्लास स्टार्ट हो रही है। आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लिया है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेंगे और हमारे एप्लीकेशन पे अलग अलग शिक्षकों के द्वारा एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ जो हमारे साथ जुड़े होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, जिनको नहीं पता है वो जानिए, हमारे यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता है, ऐसा नहीं 20-25 को क्वेश्चन नहीं, गिन गिन के 10 से 12 क्वेश्चन दिया जाता है और ये बंदा चैलेंज करता है, क्या पता है कि उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हाँ मेरे दोस्त इस चीज को ख्याल रखेगा। अगर आप भी चाहते सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है तो बिल्कुल प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे दोस्तों आप लोग आसानी से हमारे सेमेस्टर 2 के साथ जुड़ के आप 15 मई से हमारे साथ क्लास कर सकते हैं। अगला, धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, धन निकासी सिद्धांत जो थे वो किसने प्रस्तुत किया था, दादा भाई नौरोजी ने। क्या बोलेंगे सर, दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश काल में कृषि व्यवसायीकरण का अर्थ क्या था भाई, जो हमारे ब्रिटिश काल में जब हम लोगों का अंग्रेजों का जमाना था उस जमाने की बात कर रहा हूं भाई, तो अंग्रेजों के जमाने में कृषि व्यवसायीकरण का अर्थ क्या था, तो बाजार में बेचने के लिए नकदी फसल जैसे कपास, नील, गन्ना, उसके बाद हमारा कोको, कहवा, रबड़, ये सब थे, ठीक है। चलिए अगला
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। रैयत वाली भूमि राजस्व व्यवस्था में सरकार सीधे किससे लगान वसूला करते थे? आपसे बोल रहा ना भाई कि रैयत वाली बंदोबस्त है ना भाई, रैयत वाली बंदोबस्त मुनरो टॉमस मुनरो लागू किया था। रैयत वाली भू राजस्व व्यवस्था में सरकार सीधे किससे लगान वसूल करते थे? लगान का मतलब मेरे भाई क्या होता है? एक प्रकार का टैक्स। तो किससे टैक्स लेता था ये आपसे यहां पे पूछा गया भाई। तो टैक्स लेता तो दोस्तों डायरेक्टली हमारा रैयतों से, या हम बोल सकते हैं किसानों से भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया? जब हमारे देश आजाद हो गए 1947 में, ठीक है, आजाद होने के बाद दोस्तों हमारे देश में कौन सा आर्थिक विकास मॉडल अपनाया गया? तो बताएंगे सर मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे सर? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान भी क्या भाई हमारे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस चीज को ख्याल रखेगा। अगला है सर कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पूछा गया है, तो बताएंगे सर डॉक्टर स्वामीनाथन। इससे रिलेटेड मैं पूरा स्पीड में 5 क्वेश्चन बोल रहा हूं, दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिएगा। नहीं बोलते भाई कि अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखा देंगे, चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, शाम सहर हमको याद तेरी आए। शाम सहर याद नहीं करना भाई, ये 5 क्वेश्चन को याद करना है। पहला जानिए मेरे दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां हुआ था? रशिया। दूसरा जानिए, हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर हमारा याद रखेगा डॉक्टर बॉरलॉग को। तीसरा क्वेश्चन याद रखेगा, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस राज्य में हुआ था? पंजाब। चौथा क्वेश्चन याद रखिएगा, हरित क्रांति में कौन सा फसल को प्राथमिकता दिया गया था? तो बताएंगे सर गेहूं को। किसको मेरे भाई? तो बोलेंगे सर गेहूं। ये सारे क्वेश्चनों को दोस्तों याद रखेगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो बताएंगे सर 1961 से लेकर 1966 तक, यानी हम बोल सकते हैं सर क्या? अरे भाई आप लोगों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना सुने ना, 51 से 56, फिर हमारे 56 से 61 है ना भाई, 61 से हमारे 66, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब मेरे भाई? हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चलिए अगला, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग मतलब स्टील फैक्ट्री, लोहा लक्कड़, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मेरे एक बात को गौर से सुनिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 1956 तक चला था, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था। बोलिए ना भाई किससे? अरे किस मॉडल पर आधारित था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्या? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आते हैं, और दोस्तों जब हमारे कृषि में तरक्की नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाते हैं, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा किसका स्थापना होता है भाई? तो बोलेंगे सर ये हमारा होता है भारी उद्योग का। याद रखिए भाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक होता है मेरे भाई? तो 1956 से लेकर 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना मेरे दोस्तों याद रखेगा, आपको मैं बताना चाहूंगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े बड़े फैक्ट्री का स्थापना हुआ था। भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट। सॉरी भाई, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये 3 प्लांट की स्थापना कहां हुआ था दोस्तों? तो बताएंगे सर तीसरी पंचवर्षीय योजना, आई एम रियली सॉरी भाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। और बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई थी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। एक बार नहीं कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया है, तो बोलेंगे सर सोवियत संघ। लिखने का टाइम नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बोल रहा हूं, सुनने की समझने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। लाइसेंस राज शब्द किस आर्थिक अवधि को संदर्भित करता है? लाइसेंस राज आपसे पूछा गया, लाइसेंस राज। तो बताएंगे सर स्वतंत्रता के बाद उद्योगों पर व्यापक सरकारी नियंत्रण की व्यवस्था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत में नई आर्थिक नीति जिसे हम लोग उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कहते हैं, तो भारत में उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो आखिर कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1991 को। क्या बोलेंगे सर? 1991 को। एक बात बताइएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से, 1991 को
कौन से प्रधानमंत्री थे भारत का? कमेंट सेक्शन में दबा करके सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों। मैं आपका कमेंट सेक्शन का वेट कर रहा हूं। अगला, योजना आयोग। जब भी योजना आयोग बताते हैं मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मोदी जब से हमारे देश में प्रधानमंत्री बने हैं तब से सब कुछ का नाम चेंज कर दिया, पर विकास का नाम पे कलंक है। खैर आइए, मुझे मेरे भाई राजनीति पर जाना नहीं है। सबसे पहले जानिए मेरे दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हमारे योजना आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। मोदी सरकार आया, इसका नाम बदल दिया मेरे दोस्तों। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा, इसका नाम बदल के रख दिया क्या? नीति आयोग। क्या बोलेंगे सर? नीति आयोग का नाम रख दिया भाई। क्या बोलेंगे सर? नीति आयोग। अच्छा, आपसे योजना आयोग पूछे, आपसे योजना आयोग पूछे या नीति आयोग पूछे, दोनों का अध्यक्ष पूछा जाएगा। क्या इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो बोलेंगे सर देश का प्रधानमंत्री। क्या बोलेंगे सर? देश का प्रधानमंत्री। टोटल थोड़ा सा और बात जानिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में, ठीक है भाई। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि आखिर नीति आयोग का स्थापना कब होता है, तो बोलेंगे सर 1 जनवरी 2015 को। कब मेरे भाई? 1 जनवरी 2015 को। इसका जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, जैसे अभी वर्तमान समय में मोदी सरकार है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला है सर, मुगल काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है भाई? बताइए। मुगल काल में, आप तो कुछ बंदा बोल रहा है सर हम तो मुगल काल में थे नहीं तो हम क्या बताएंगे? अरे भाई नहीं बताना पड़ेगा भाई। उस समय था रुपया। क्या था भाई? टाका। टाका तो दोस्तों बांग्लादेश का है, दाम तो होगा नहीं, तो रुपया है। क्या था भाई? इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का कमेंट सेक्शन में सब कोई कमेंट करेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला, ये 2 ऑप्शन नहीं होगा, मैं 2 ऑप्शन को हटा दिया भाई, ठीक है। चलिए अगला, भारत में पहली बार सफल सूती वस्त्र मिल 1854 में कहां स्थापित किए गए थे? सफल सूती मतलब एक तरह का देखा जाए तो वो अच्छा फैक्ट्री, तो बताएंगे सर हमारा कहां पे? बॉम्बे। कहां पे मेरे भाई? बॉम्बे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, भारत में कृषि का प्रमुख आधार क्या है? भारत में कृषि का प्रमुख आधार क्या है? तो भारत में कृषि का जो प्रमुख आधार है वो है हमारा मानसून, क्योंकि भारत में 90% जो सिंचाई होती है दोस्तों, सॉरी मतलब कृषि जो होती है वो उद्योगों पर होती है, सॉरी भाई आपका मानसून पर होती है। मतलब बारिश होगी तो फसल होगा, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगा भाई, ठीक है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, प्राचीन भारत में किस फसल को यौवन, यौवन किसको कहा जाता है भाई? तो बताएंगे सर यौवन कहा जाता है दोस्तों हमारा गेहूं को। क्या बोलेंगे सर? यौ। यौ मतलब गेहूं को कहा जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर? यौ किसको कहा जाता था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर यौ, है ना भाई। जौ बोलते थे भाई, जौ। तो जो होगा ना भाई इसका राइट आंसर, यौ को मतलब जो होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सर, सॉरी आई एम रियली सॉरी भाई, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया था, मैं अभी स्किप कर देता दोस्तों, गलती हो जाता मेरे से। यौवन धान्य का बोला गया भाई, वैन्य धान का मतलब चावल होता है भाई, और यौ का मतलब होता है ज्यों। यौ का मतलब जौ, जौ खाते ना भाई, जो दादा दादी से पूछेगा तो याद रखिए यहाँ पे पूछा यौवन धान्य, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला, गुप्त काल में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती थी? सबसे पहले जानिए, गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे भाई? श्रीगुप्त। दूसरा बात आप लोग यहाँ पे जानिए कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्या भाई? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं। तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो फसल उगाए जाते थे वो था मेरे दोस्तों क्या? तो बताएंगे सर आपका अभी गेहूं। कपास जिसे दोस्तों हम लोग सिल्क रूट, या ना भाई ध्यान से रखेंगे, कपास को दोस्तों हम लोग बोलते भाई सफेद सोना। क्या बोलेंगे सर? सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? कपास को। और कपास दोस्तों कौन से मिट्टी में उगाई जाती है? तो बोलेंगे सर काली मिट्टी में। विश्व में सबसे ज्यादा कपास कहां पे होता है भाई? तो बोलेंगे सर भारत में। विश्व में सबसे ज्यादा भारत में कपास होती है, पूरे विश्व में, भारत में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कहां पे? तो बताएंगे सर वेस्ट बंगाल में। कहां पे? वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है पूरा विश्व में। कहां पे? तो भारत में, ठीक है। चलिए सर आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, ऋग्वेद काल में प्रमुख अनाज कौन सा था? ऋग्वेदिक काल में आपको पढ़ना होगा, जब आप लोग सेमेस्टर 2 पे जाएंगे तो आपको ऋग्वेदिक के काल के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो आप जानिए दोस्तों उस समय जौ था। क्या बोलेंगे सर? ऋग्वेदिक काल में जौ था। अगला, मौर्यकालीन कृषि व्यवस्था में कर को, कर मतलब टैक्स को क्या कहा जाता था? टैक्स होती थी ना भाई, टैक्स मौर्य काल में, है ना भाई। तो मौर्य काल में टैक्स को क्या कहा जाता था? तो बताएंगे सर भूमि महसूल। क्या बोलेंगे सर? भूमि महसूल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सर्वाधिक विकसित उद्योग कौन सा था भाई? बताइए। प्राचीन काल मतलब एक तरह का देखा जाए तो पुराना जमाना। क्या भाई? पुराना जमाना। तो पुराने जमाने में जो विकसित थी ना वो था हमारा वस्त्र उद्योग, क्योंकि उस समय तो स्टील वगैरह नहीं था भाई, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। अगला, सिंधु सभ्यता में किस उद्योग को विशेष स्पष्ट मिलती है भाई? सिंधु सभ्यता में, अच्छा बताइए सिंधु सभ्यता में कौन सा उद्योग प्रचलित है? तो बताएंगे सर वहां पे मणि मुक्ता एवं आभूषण, मतलब आभूषण बनाने वाला फैक्ट्री वहां पे देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा अमीर होते थे वो सोना चांदी का आभूषण पहनते थे, जो गरीब होते थे वो मिट्टी का बनाए हुए या दोस्तों हड्डी का बनाए हुए आभूषण का इस्तेमाल करते थे। कहां पे? हड़प्पा सभ्यता में। अगला, मौर्य काल में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? उससे पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं 2024 और 2025 का 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उनका अगर PYQ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग सब कोई कमेंट करेंगे, इतना कमेंट करें दबा के कि मेरे अंदर में भी एक एनर्जी आई है ना भाई। और जब हमारे अंदर में एनर्जी आएंगे तो मैं आप लोगों को बताने के लिए दोस्तों हर पल हर लम्हा आप लोगों के लिए प्रत्यंत रहता हूं। इसलिए मेरे भाई अगर आप लोग PYQ 2024 का 4 शिफ्ट और 2025 का 4 शिफ्ट का अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों PYQ देखने के बाद हम लोगों को अंदाजा लग जाता है कि आखिर हमारा पैटर्न क्या होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं सर, मौर्य काल में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग होता था भाई? सबसे ज्यादा कौन सा धातु का प्रयोग हुआ था? तो बताएंगे सर लोहा का, मौर्य काल में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, गुप्त काल में किस शहर को रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध था भाई? कौन सा ऐसा मतलब गुप्त काल में कौन सा ऐसा शहर था जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे भाई? तो रेशम उद्योग के नाम से। तो बताएंगे सर वाराणसी को। किसको मेरे भाई? तो वाराणसी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, मसालों का व्यापार भारत के किस क्षेत्र से अधिक होता था? मसालों का जो व्यापार होते थे भाई, आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता था भाई। क्या बोलेंगे सर? सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता, तो वो भी अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट पे। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर पश्चिमी घाट पे। अगला, जैसे हमारा दोस्तों एक तरह का देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? केरल हो गया। ठीक है, प्राचीन भारत में तक्षशिला किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय आज जो है पाकिस्तान चले गए हमारे देश की आजादी के बाद, तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों शिक्षा और व्यापार के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? तो शिक्षा और व्यापार के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं सर अगला, रोम साम्राज्य को प्राचीन भारत से कौन सी वस्तु निर्यात की जाती थी? तो बताएंगे सर हमारा रेशम, मसाले और हमारा कपास। इन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, प्राचीन भारत का ताम्रलिपित बंदरगाह कहां स्थित है? ताम्रलिपित बंदरगाह कहां स्थित था? तो बताएंगे सर बंगाल में। कहां पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर बंगाल में। ठीक है, अगला, कौन सा प्राचीन बंदरगाह रोम व्यापार का प्रमुख केंद्र था? कौन सा प्राचीन बंदरगाह था जो रोम का प्रमुख केंद्र था? तो बताएंगे सर रोम का प्रमुख केंद्र हुआ करता था लोह गांव। क्या बोलेंगे सर? लोह गांव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 35 पे, किस वस्तु के कारण रोम से भारत में सोने का आगमन अधिक हुआ है? किस वस्तु के कारण रोम से भारत में सोने का आगमन अधिक हुआ है? तो रेशम, मसाले, कपास या मोती, ये आपसे पूछा गया भाई 35 का। तो बताएंगे सर हमारा कपास के उद्योग का, क्योंकि प्राचीन काल में कपास काफी ज्यादा दोस्तों प्रचलित था हमारे भारत में। ठीक है, जिससे विदेशी वाले हमारे देश के कपासों को खरीद कर अपने देश ले जाते थे। ठीक है भाई, अपने देश से ले जाने के बाद इसे वस्त्र बनाते थे और उसी वस्त्र को हमारे ही देश में अधिक दामों पर, अधिक कीमतों पर बेचते थे। अगला, उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है भाई। उज्जैन आप लोग जाने मेरे भाई क्या भाई? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है भाई। उज्जैन प्राचीन भारत में किस कारण से प्रमुख व्यापारिक नगर था? तो उत्तरी दक्षिणी व्यापार मार्ग पर स्थित। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है कि कुषाण, आपसे पूछा गया कुषाण काल में भारत का कौन सा शहर व्यापार का केंद्र था? कुषाण काल में भारत का कौन सा शहर था जो व्यापारिक केंद्र था? तो बताएंगे सर हमारा मथुरा भाई। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बताएंगे सर हमारा मथुरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे, प्राचीन भारत में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किस काल में हुआ था? बताइए दोस्तों कि प्राचीन भारत में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किस काल में हुआ था? प्राचीन काल में जो व्यापार होती थी सिक्कों का, वो सबसे पहले पूछा गया दोस्तों कि कौन सा काल में होता था। जैसे हम लोग कोई भी सामान को खरीदते तो हम लोगों को पैसा देना पड़ता है, यस या नो? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो इसी प्रकार पैसा देते थे सिक्का, तो सबसे पहले कौन से काल में हुआ था? तो महाजनपद काल में। और 16 महाजनपद याद रखेगा, इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो बताएंगे सर मगध महाजनपद हमारा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। दूसरी बात याद रखेगा यहाँ पे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पे मिला है? तो बताएंगे सर 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है हम लोगों को बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिला है। क्या बोलेंगे सर? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में देखने को मिला है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे, समुद्रगुप्त के समय भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो बताएंगे सर हमारा उज्जैन। क्या बोलेंगे सर? उज्जैन। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला, झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? झारखंड की अर्थव्यवस्था कृषि और खनिज के लिए आधारित है भाई। क्या बोलेंगे सर? झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है कृषि और खनिज के लिए आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, झारखंड की अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से आता है? झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है इसका सबसे ज्यादा योगदान दोस्तों आखिर किस क्षेत्र से आता है? तो बताएंगे सर खनन और उद्योग। क्या बोलेंगे सर? खनन। और आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला है ये कहां पे पाया जाता है? तो झारखंड में। कहां पे? धनबाद में। धनबाद में कहां? झरिया में। इस चीज को ख्याल रखेगा। और झरिया का कोयला आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सरकार ने हमारे राज्य के लोगों को बेरोजगार करके और हमारे ही राज्य के कोयला को अमेरिका में बेच रहा है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड का लगभग कितना भाग खनिज संपदा से परिपूर्ण है? झारखंड का लगभग कितना परसेंट जो भाग है वह खनिज संपदा से पूरी तरह से भरा है? तो लगभग 40%। कितना मेरे भाई? 40%। पूरे भारत का 40% खनिज झारखंड अकेला देता है भाई। क्या बोलेंगे सर? झारखंड अकेले देते हैं। अगला, झारखंड का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जिला कौन सा है? बताइए, झारखंड का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जिला कौन सा है? लौह अयस्क में प्रथम स्थान किसका भाई? तो पश्चिमी सिंहभूम। क्या बोलेंगे सर? आपका पश्चिमी सिंहभूम हमारा राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झारखंड की कुल कार्यबल का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में? मतलब बोल रहा है ना भाई कि झारखंड में सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें कि लोग वर्क किस फील्ड में करते हैं तो बताएंगे सर कृषि में। क्या बोलेंगे सर? कृषि क्षेत्र में, क्योंकि भारत में अधिकतर जिला में दोस्तों कृषि आधारित ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, झारखंड के जीडीपी है ना भाई, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है भाई? जीडीपी में हमारे झारखंड ने कितना परसेंट योगदान दिया है? तो बताएंगे सर हमारा 35 से 40%। कितना भाई? तो 35 से 40% हमारा राइट आंसर होगा। अगला, झारखंड का कौन सा उद्योग देश भर में प्रसिद्ध है? बताइए मेरे भाई। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, देखता हूं कि आप में से कितने सारे ऐसा बंदा है जो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। चलिए भाई मैं वेट करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों सब कोई आंसर बताएंगे। जब भी इसका आंसर बताएंगे लिखिएगा सर 46 नंबर का ABCD जो भी होगा लिखिएगा HW। मैं ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं, मुझे तो पता है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर क्या बताते हैं भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, टाटा स्टील संयंत्र कहां स्थित है भाई? तो बताएंगे सर हमारा बोकारो में। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर टाटा स्टील बोकारो में। 90% कैंडिडेट क्या करेंगे? इसको बोकारो लगाएंगे, लेकिन जबकि बोकारो में नहीं है मेरे भाई, तो कहां है सर? जमशेदपुर में। क्या बोलेंगे सर? जमशेदपुर में। और टाटा स्टील कंपनी की स्थापना दोस्तों हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तीसरी बात याद रखेगा, यह हमारा किस देश के साथ बना था? USSR है ना भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बना था, जिसे हम लोग बोलते क्या? रूस। रूस के सहयोग से टाटा स्टील कंपनी का निर्माण हुआ था भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है सर, झारखंड के बोकारो जिले में कौन सा बड़ा उद्योग स्थित है? बताइए दोस्तों। बोकारो स्टील प्लांट, आप सभी को बताएं अभी, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात है सर, झारखंड की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? झारखंड की अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग प्रमुख विशेषता की बात करें मेरे भाई तो वो होगा हमारा कौन? खनिज आधारित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे सर? खनिज आधारित। लेकिन यहाँ के लोग अधिकतर काम क्या करते हैं? कृषि है भाई। क्या बोलेंगे सर? कृषि है। अगला, झारखंड का कौन सा शहर कोयला का नगरी कहा जाता है? तो कोयला का नगरी कहा जाता है धनबाद को। और धनबाद में दोस्तों कौन सा जगह? तो झरिया। दूसरी बात याद रखिए मेरे भाई, आप लोग जल्दी से अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें दोस्तों कि आप लोगों को PYQ देखना है। अगर आप लोगों को PYQ देखना है तो दबा करके कमेंट करें। साथ ही साथ आप लोगों का जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है 15 मई से, आप लोग भूले ना, कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर दोस्तों डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं। और मैं आपके कॉलेज आ रहा हूँ, कहाँ पे? आप लोग जहां कमेंट करेंगे मैं उसी कॉलेज पे आऊंगा आपसे मिलने, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के एग्जाम पे। मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।